ठीक है, अब मैंने क्या कहा, हम लोग स्टेबिलिटी पता करने के लिए हम लोगों ने हर केस में कहा था ना, हम एक ऑसिलेशन देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देते हैं बॉडी को। तो सपोज करो इसका सेंटर ऑफ बायंसी किसी भी पॉइंट पे होगा, कहीं भी हो, यहाँ इसका सी बी सेंटर ऑफ बायंसी है और ऊपर इसका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, क्या होता है सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालते हैं, बताओ दीपक, बताओ सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालते हैं? बता चुका हूं ना मैं, सेंटर ऑफ बायंसी कैसे निकालते हैं, या नहीं बताया? ये भी बताओ, नहीं बताया? नहीं सर, बता दिया है। कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ बायंसी? सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है? होता है सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब यहां पे इस केस में डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना, कौन सा है? कौन सा है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इतना है, ये है ना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यस सर। तो अगर इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मैंने सेंट्रॉइड निकाल लिया तो मेरा सेंटर ऑफ बायंसी होगा, होगा। यस सर। ठीक है ना? जी। बट अगर मैं सपोज करो इसको एंगुलर मोमेंट दे दिया, वन सेकेंड, अगर मैं इसको एंगुलर मूवमेंट दे दिया तो एंगुलर मूवमेंट देने की वजह से ये बॉडी क्या होगी, टिल्ट हो जाएगी, ये कुछ इस टाइप की बॉडी हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब मेरा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हो जाएगा, ये सपोज करो आगे तक ये, अब मेरा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। नहीं, इंक्रीज डिक्रीज तो अलग बात होगी, मैं इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। यस। तो अब जब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की शेप चेंज हो गई तो क्या उसका बायंसी चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा सर। चेंज हो जाएगा ना, सिंपल सी चीज है। जब मैं ऊपर Yes, कह रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, जब हम लोग ऊपर बोल रहे हैं कि सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ही हमारा सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ही हमारा वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा सेंटर ऑफ ब्रांच से कुछ किसी भी कोई भी नए पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज बी डैश, मान लो उसको बी डैश हो गया हो। ठीक है, तो पहले के केस में क्या था कि जब हमारी बॉडी पूरी सबमर्ज हो जा रही थी इसके अंदर, पानी वाटर के अंदर या फिर कोई भी फ्लूइड के अंदर, तो उस केस में भी शेप चेंज नहीं होती थी, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रह रहा था, स्क्वायर स्क्वायर ही रहता था, स्फेयर स्फेयर ही रहता था सबमर्ज बॉडी के अंदर। तो वहां पे सेंटर ऑफ बायंसी हमारी चेंज नहीं होती थी। पर अब यहाँ पे इस केस में हमारी सेंटर ऑफ बायंसी चेंज हो रही है। तो अब इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करा, जिस टर्म को हम लोगों ने बोला मेटा सेंटर। मेटा, क्या बोला हम लोगों ने? मेटा सेंटर, जिसको डिनोट करा हम लोगों ने एम। अब मेटा सेंटर क्या है? ये मेटा सेंटर क्या है? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट about which body oscillates। इसका मतलब सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है। बात समझ में आई या नहीं है? यस। दोबारा बता रहा हूं, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। चलो अभी पहले एग्जाम्पल से अच्छे कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर देंगे। ये तो मैंने बहुत जनरल डेफिनेशन बताई है। ऑसिलेट्स कब करेगी? when they are disturbed with equilibrium position, when it is disturbed from equilibrium position. सर शिप का एग्जांपल? हाँ, शिप का भी एग्जाम्पल है, अभी बताएंगे, अभी सारे एग्जाम्पल बताऊंगा अभी। और हम लोग और के इसके साथ साथ एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं मेटा सेंटर को। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट of intersection of vertical axis of the body with the buoyant force line। मतलब समझ में आया इसका या नहीं आया? यस सर। किसने यस बोला? सर मैंने सर। नाम बताओ अपना, ये याद थोड़ी ना। आसिफ सर। आसिफ। अंडर स्मॉल एंगुलर डिस्टर्बेंस गिवन टू बॉडी। देखो अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरा एक लिक्विड था, यहाँ पे एक फ्लोटिंग बॉडी थी मेरी, मुझे नहीं पता कैसी भी फ्लोटिंग बॉडी होगी, किसी भी शेप की, मैंने मान लिया रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या था, जी ऊपर लाई कर रहा था कहीं और बी नीचे लाई कर रहा था। जी मान लो यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने की वजह से ये टिल्ट होगा होगा या नहीं होगा? यस सर होगा टिल्ट। तो ये Yes, sir. हाँ, तो ये पहले क्या थी, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस थी, ये वाली इसकी वर्टिकल एक्सिस थी, जिसपे जी लाई कर रहा था यहाँ कहीं और बी लाई कर रहा था नीचे। बट जी तो उस पॉइंट पे सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने वेट तो चेंज करा नहीं है बॉडी का, वेट तो उतना ही है। बट अब क्या है, ये बी जो है, अब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। फॉर एग्जांपल इसने नई पोजीशन एक्वायर कर ली, जिसको बोला हम लोगों ने बी डैश, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बाइंड से चेंज होगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है, अब डेफिनेशन पे आता है। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड बायंड फोर्स लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगुलर डिस्टर्बेंस देने के बाद, उस पॉइंट को बोला मैंने मेटा सेंटर, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये तो वर्टिकल एक्सिस होगी ग्रीन लाइन से, और ब्लू लाइन से हम लोग दिखा रहे हैं बाइंड फोर्स लाइन। यहां लगेगा ना बाइंड फोर्स, अब एफ बी। Yes, sir. अब इसको मैं अगर धीरे धीरे ऊपर मिला दिया, मैंने ऊपर मिलाया, ऊपर कर दिया, बाइंड फोर्स लाइन ही तो ही है। Yes. तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल एक्सिस से ग्रीन लाइन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। तो दोनों तरफ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी विद द बायंड फोर्स लाइन अंडर द स्मॉल एंगुलर डिस्टर्बेंस गिवन टू द बॉडी। और हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑसिलेट्स, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या है कि अगर ये वाटर है, इस वाटर के अंदर एक मेरे पास बोट है
सब मैं एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ बोट का, हो कुछ भी सकता है। ये बोट है, तो कभी बोट में बैठे हो आप? कोई भी बैठा है बोट में? यस सर, यस सर। सब लोग बैठे होंगे ना? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो जब बोट में बैठते हो आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा लेंथ वाइज बना देता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये बोट है, तो जब जैसे ही बोट में आपने पैर रखा तो बोट हिलने लगती है। हिलती कैसे है? यस, यस सर, डिस्टर्ब होता ऐसे हिलती होगी ना, इस डायरेक्शन में Yes, sir. हिलती है, ऐसे आगे पीछे होती है। तो इसका मतलब Yes, कोई ना कोई ऊपर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी ऑसिलेट कर रही है ना, यहां जा रही है तो यहां जा रही है, कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। यस सर। तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंटर, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। ये पॉइंट आप आंख से देख नहीं सकते हो, बट ये होता है। ठीक है, जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट इतनी हाइट पे रहेगा, अवेलेबल रहेगा। सर इन केस सर नाव डूब जाती है सर, उसमें सर पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है सर उस टाइम पे सर ये? जिस कभी नाव डूब जाती है तो क्या होता है, क्या कह रहे हो? हाँ सर, यदि सर ये नाव डूब गई सर, उस वक्त हाँ। सर ये मेटासेंट्रिक पॉइंट सर डिस्टर्ब हो जाता है सर पूरा। वो तो फिर अलग ही केस हो गया ना, नाव नाव डूबने का। तो नाव डूबने का क्या मतलब है कि एंगुलर मोमेंट जो तुम्हारा है वो जो रेजिस्टिंग मोमेंट है उससे ज्यादा हो गया। भाई हम लोगों ने डिस्टरबेंस दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्टरबेंस दिया। अब इस डिस्टरबेंस देने के कारण एक रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप हुआ। बट अगर हमारा डिस्टरबेंस उस रेजिस्टिंग मोमेंट से भी ज्यादा हो गया तब तो नाव पलट ही जाएगी। तुम उतना ही बियर कर पाओगे ना जितना रेजिस्ट कर सकते हो। Yes, sir. बस वो तो अलग ही केस हो गया। उसमें मेटा सेंटर का वाला क्या पॉइंट है? मेटा सेंटर तो अपनी जगह है, अभी भी मैं अपनी जगह पे ही है। मेटा सेंटर तो एक बॉडी का डिफाइंड है ना, एक बॉडी का ओके सर। डिफाइंड है। तो मेटा सेंटर पता लग गया, मेटा सेंटर क्या होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये पॉइंट आउटसाइड में भी हो सकता है और किसी किस केस में इनसाइड में भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये पॉइंट हमेशा आउटसाइड ही होगा या इनसाइड होगा। ठीक है, और जो सॉरी, और ये बात तो याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड जी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं इसको, सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, distance between meta center and g center of gravity is called metacentric height. ठीक है, तो अपने केस में मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगी? m से डिनोट कर रहे हैं, तो gm। तो gm जो डिस्टेंस होती है ये होती है मेटासेंट्रिक हाइट। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मेटासेंटर कैन बी लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यस। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जो कि हमारा टॉपिक था मेनली, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। अभी हम लोगों ने सबमर्ज बॉडी के बारे में पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, बट अभी हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा, फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टेबल। स्टेबल किस केस में होगा?
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉडी है, फ्लोट कर रही है वो बॉडी, उस बॉडी को मैंने उसमें जी ऊपर है, जी ऊपर है और बी नीचे। अब मैंने क्या करा, उसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वो बॉडी टिल्ट हुई, टिल्ट हुई। टिल्ट होने के बाद क्या हुआ, बी किसी और पोजीशन पे शिफ्ट हुआ और उस शिफ्ट होने के बाद उसने जो बनाया, बी तो पुराना बी नीचे था, बी डैश कहीं था, तो ऊपर उसको करके मेटा सेंटर पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया, एम यहाँ है, जी यहाँ है और ये यहाँ कहीं बी डैश होगा इसका, बी डैश। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेटा सेंटर पॉइंट पे क्या लगता है, क्या लगता है मेटा सेंटर पॉइंट पे, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स तो मेटा सेंटर पॉइंट पे लग रहा है ना, कि लाइन ऑफ एक्शन यही है मेटा अपवर्ड फोर्स की, दैट इज एफ बी की। और जी पे क्या लगता है, मुझे पता है क्या लगता है, क्या लगता है जी पे, वेट। वेट, दैट इज एम जी। और इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अब ये अगर मैंने इसको जो एंगुलर वो दिया था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वो मैंने इसको क्या दिया था, क्लॉकवाइज दिया था, तो अब ये मोमेंट कैसे जनरेट कर रहा है, कपल देखो ना किस डायरेक्शन में है, सिंपल एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्टेबल हुआ इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल हुआ, स्टेबल। स्टेबल हुआ था। स्टेबल। एग्जैक्टली। तो फ्लोटिंग बॉडीज स्टेबल तब होती हैं व्हेन m is lie above g। जब m की वैल्यू g से ऊपर होती है तब स्टेबल जो हमारी कंडीशन होगी वो स्टेबल होगी, वरना स्टेबल नहीं होगी। बात क्लियर है? यस सर। सेकेंड पॉइंट, अनस्टेबल। ऑब्वियसली बात है, इसका अनस्टेबल रिवर्स ही होगा, तो इतना सोचना नहीं है उसके केस में। सपोज करो ये एक बॉडी है, सिमिलरली वही करते हैं हम लोग, जी ऊपर है और बी नीचे। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, डिस्प्लेसमेंट देने के कारण बी शिफ्ट हो गया अपना किसी पोजीशन पे, ये जी है, ये जी था, ये बी था, और ये शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद उसने जो बी ने जो लोकेशन बनाई, मेटा सेंटर आ गया यहाँ पे एम। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, एम पे क्या लग रहा होगा, एफ बी, और जी पे क्या लग रहा होगा, वेट एम जी। अब जब तुमने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, यहां से कितना कैसा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ रहा है। तो जब दोनों चीज क्लॉकवाइज हो जाएंगी तो क्या होगा, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा, व्हेन एम लाइज बिलो जी। और न्यूट्रल सबको पता कैसा होगा, बताना है। तो जब कोइंसाइड करेगा, न्यूट्रल जब होगा जब दोनों कोइंसाइड करें। डायरेक्ट बनाता हूं, जब G और M कोइंसाइड कर जाएगा,
इधर बी डैश, इधर बी, तब हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में ऊपर एफ बी लग रहा होगा और नीचे जी, एम जी, दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं है। तो नो एक सर। कब होगा? when G and M coincides। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देख लो इसको आराम से अच्छे से, प्रॉब्लम है तो बताओ। नो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। कोई बोलना है किसी को? ठीक है, देखो अब ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है इसको निकालने का भी एक डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है ये तो चीज हम लोग जान चुके हैं। अब मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, सेकंड वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। हम लोग अपना यहाँ पे जब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड आई थिंक आप लोगों के साथ डिस्कस हो गया होगा लैब में, हुआ है? क्या हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो हुआ है या नहीं हुआ है? यस और नो भी बोल सकते हो सुनने के बाद एक बार। सर हुआ है। कौन बोल रहा हुआ? सर कंफर्म नहीं कर सकते। हेलो सर। हाँ बोलो। वो सर वीडियो पॉज हो गई थी सर, आवाज भी नहीं आ रही थी सर। ये कह रहे थे सर, ये अनस्टेबल वाला सर जो आपने बताया फ्लोटिंग बॉडी के लिए, सर इसका कोई एग्जांपल है? स्टेबल वाला फ्लोटिंग बॉडीज के लिए कोई एग्जाम? तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो तो डिपेंड करता है किस लेवल पे हम लोग का, कि उसकी शेप क्या है। इसका एग्जाम्पल कैसे बताएगा कोई आदमी? अनस्टेबल वाले के लिए सर कह रहे वो थे। तो डिपेंड, हाँ तो वो डिपेंड करता है ना उसकी शेप के ऊपर, उसकी शेप कैसी बनी हुई है बॉडी की। सर मतलब सर जो जी है सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सर वो मेटा सेंटर के ऊपर कब लाई करेगा सर? मेटा सेंटर के ऊपर कब लाई करेगा? उसकी शेप होती है ना, जिस शेप में बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही तो लाई करेगा वो। कोई भी चीज तैरती कब है? वाटर, वाटर में। हाँ तुमने पता है, तुम्हें एल्यूमिनियम भी तैर, जो एल्यूमिनियम होता है, फिर जो स्टील होता है, जो आयरन होता है, वो वाटर में फ्लोट करता है, पता है नहीं? यस सर। बट उसको किस तरह से बनाया जा रहा है, उसकी शेप शेप डिपेंड पे। करती है। यस सर, यस तो अब सब चीज तो शेप पे डिपेंड हो गई ना फिर। सर, यस सर। तो अगर हम लोग अब वही उसी एल्यूमिनियम का अगर तुम एक शीट है या फिर एक अगर छोटा सा तुम एक मेटल का पार्ट लेके तुम डालोगे तो वो फ्लोट थोड़ी ना करेगा, वो तो नहीं सर, पानी के डूब अंदर जाए। डूब जाएगा। यस। बट उसी एल्यूमिनियम की शीट से हम लोग बड़ी शिप बना देते हैं तो वो पानी में तैरने लग जाती है। यस। या फिर टिन की बात कर लो, टिन की। यस सर। हाँ,
ठीक है, सर 1 वहाँ पे सेकेंड। सर डेंसिटी को एडजस्ट किया जाता है क्या सर, शेप हाँ, के अकॉर्डिंग? डेंसिटी भी एडजस्ट होती है, डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम की बनाते हैं, हम लोग उसकी नहीं बनाते हैं, आयरन की नहीं बनाते हैं शिप्स। यस। एल्यूमिनियम, बहुत सारे मेटल्स होते हैं अलग अलग, जिनकी हेल्प से हम लोग शिप बनाते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि डेंसिटी ही बहुत मेजर रोल, अगर हम लोग बहुत हाई डेंसिटी का मटेरियल ले लेंगे तो हमारे लिए उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, फिर उसकी शेप को उस हिसाब से और ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। जो बोट्स होती हैं सर जो लकड़ी की, उस पे भी यही? ऑब्वियस ही बात है, उसमें भी यही प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ठीक। देखो, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए हम लोगों ने एक एज्यूम किया, एक शेप एज्यूम की। एक शेप एज्यूम की, इसका साइड व्यू, जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, वो आपको इस वाली फिगर से दिख रहा है, ऊपर वाली फिगर से। टॉप व्यू जो है वो नीचे वाली फिगर से दिख रहा है। थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वाला व्यू बगल वाली फिगर से दिख रहा है। तो फिगर्स क्लियर है नहीं है? यस सर। ये वाला जो है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, नीचे वाला जो है ये टॉप व्यू है, साइड वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद व्यू। तो क्या हुआ कि मैंने एक बोट या फिर कोई भी एक चीज अज्यूम करी, उसको मैंने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद हमारी बॉडी टिल्ट हो गई थोड़ी सी। तो जब मेरी बॉडी, क्या हुआ, कहाँ है प्लेट, वहाँ। तो हमारी जब बॉडी टिल्ट हुई इसकी वजह से, तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे? अब दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि चेंजेस क्या आएंगे। चेंजेस ये आएंगे कि जो हमारी बॉडी का पार्ट था वो इस टाइप से चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इधर की साइड थोड़ा सा वाटर लेवल जहां होना चाहिए था, मेरा वाटर लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। और इधर की साइड जितना होना चाहिए था उसमें से डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला वाटर यस। लेवल, ये वाला वाटर लेवल इधर की साइड इंक्रीज हो गया, और ये ऊपर होना चाहिए था बट है नीचे, तो यहाँ डिक्रीज हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ अमाउंट है, छोटे अमाउंट का जो बायएंड फोर्स है, इधर इंक्रीज हुआ है, इधर और इधर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने बोला DFB। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है बायएंड फोर्स, DFB, और यहां पे कम हो रहा है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये इसकी सपोज करो सेंटर लाइन थी, पहले इसकी ग्रेविटी इस पॉइंट पे थी, बायएंसी इस पॉइंट पे थी। अब बाद में चेंज हो गया, बाद में ये B डैश। यहां तक क्लियर है या नहीं है? मुझे पहले इतना बताओ यस। सबको। कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ क्लियर कर लो अपने भी। यस सर। क्या बोलना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर है ना, पक्का? यस सर। ओके, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो मैंने कंडीशन बताई एक। अब क्या हुआ कि मैंने एक एलिमेंट एज्यूम किया, इससे इस डिस्टेंस से x दूरी पे, मतलब सपोज करो x डिस्टेंस है कुछ यहां पे, तो इस x डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट एज्यूम किया। x डिस्टेंस पे वो जो एलिमेंट एज्यूम किया उसकी जो थिकनेस थी वो थी dx। क्लियर है? अब वो एलिमेंट की जो आपको ये साइड व्यू दिख रहा है, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो वो एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, बताएगा कोई?
तो सर पूरी बॉडी की लेंथ के बराबर। हेलो पूरी बॉडी के, हाँ आपको ये स्ट्रिप दिख रही है नीचे वाले जो ब्राउन कलर से स्ट्रिप दिखा रखी है, यही वो एलिमेंटल स्ट्रिप है जो पूरी लेंथ तक पेनिट्रेट कर रही है और साइड व्यू में छोटी सी दिखाई दे रही है। क्लियर है? यस क्लियर है ना? ये सर एक्स डिस्टेंस सर कहाँ से लिया सर, एक बार ये बता दे। एक्स डिस्टेंस हम लोगों ने वर्टिकल एक्सिस से लिया है। यस ठीक है, क्लियर? चलो अब तो ये इस एक्स डिस्टेंस पे सपोज करो कहीं यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कहीं पे यहाँ साइड व्यू में भी एंगुलर वाले में दिख जाता है। तो अगर मैं इसका एंगल थीटा बोलता हूं, अगर मैं इसको एंगल थीटा बोलता हूं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ, ए डैश, इसको बोल देता हूं ए डैश ए, और इसको सेंटर वाले को ओ बोल देते हैं हम लोग, इस पोर्शन को, और इसको बोल देते हैं हम लोग बी जो ओरिजिनल था, और नीचे वाला बी डैश। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि एंगल बी ओ बी डैश क्या होगा? थीटा। एक प्रॉपर्टी बताता हूं तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। सपोज दो लाइन है, आपस में दो लाइन बना रही हैं, किसी भी एक बाहर के पॉइंट से मैं दो लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, एक इस लाइन बोर्ड पे परपेंडिकुलर डाला। तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इस लाइन के बीच का भी एंगल थीटा होगा, और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। जिस पॉइंट से दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं उसका एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब यहाँ पे देखो सेम केस अप्लाई हो रहा है। एम एक पॉइंट है, उस पॉइंट से मैंने दोनों लाइंस पे थीटा मारा, ये 90 डिग्री यहाँ पे और ये वाला 90 डिग्री नीचे वाली लाइन पे, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा? थीटा। बात क्लियर है? तो अगर मैं इसको ऐसे अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो वी कैन से दैट ये बी बी डैश है और ये ओ है। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एक्स है, तो कैन वी से दैट बी बी डैश इज इक्वल टू एक्स थीटा? देखो जहां भी क्लियर ना हो साथ साथ पॉइंट पे क्लियर करते हुए चलो, बाद में इशू ना हो। बाद की चीजें बहुत दिक्कत है कि मैं अपना आप पढ़ लूंगा, मैं अपना आप देख लूंगा, वो फिर बहुत दिक्कतें क्रिएट करती हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्स थीटा है सर। हाँ सर बी वी डैश एक्स थीटा हाँ, है मतलब सर। हाँ, बी वी डैश गलत लिख दिया एक्चुअली मैंने, ये हाइट ऑफ द स्ट्रिप है। बी बी डैश तो टोटली एंड पॉइंट हो गया ना, एंड पॉइंट नहीं हो गया, मैं कह रहा हूं हाइट ऑफ द स्ट्रिप। अभी हम लोगों को लेंथ पता थी स्ट्रिप की, हमें विड्थ पता थी स्ट्रिप की, हमें हाइट नहीं पता थी स्ट्रिप की। तो क्या हाइट ऑफ द स्ट्रिप को मैं एक्स थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जो कि हम लोग, मैंने यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे दिखा रखा है, इस लाइन से दिखा रखा है, ये मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में ये x है, ये थीटा है, तो क्या मैं बी बी डैश को x थीटा लिख सकता हूं? मतलब ये बी बी डैश कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं ये इसकी हाइट को। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं क्लियर हो रहा है। इसका नाम हटाओ पहले तो, बी बी डैश। इसको बोलो x डैश, x डैश और x। ठीक है, तो ये है आपका x डैश और x। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि सपोज करो मैंने एक स्ट्रिप ली थी यहां पे, ठीक है, अब उसको टिल्ट करने के बाद स्ट्रिप में ये चेंजेस आए, तो ये एक टोटल हाइट थी स्ट्रिप की, ये टोटल हाइट है स्ट्रिप की। अब मुझे ये हाइट चाहिए स्ट्रिप की कितनी होगी। मुझे पता है कि स्ट्रिप जो है वो सेंटर के साथ एंगल बना रही है थीटा, और डिस्टेंस है स्ट्रिप्स की एक्स। तो आपने अगर कहीं भी पढ़ा होगा थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला कि SAS राइट एंगल साइड। राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर ये भी बोल सकते हो आर्क इनटू रेडियस
इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, या फिर सॉरी एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क। ये अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना है फॉर्मूला। अगर कहीं सर्कल है, उस सर्कल में से हम लोग आर्क, अगर हम लोग की डिस्टेंस पता है देखनी हमें, तो ये थीटा है और ये आर है, और आर्क की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये कर्व डिस्टेंस है, एस है, तो वी कैन से दैट एस इक्वल्स टू आर थीटा। और यहाँ पे ये आर्क तो नहीं बन रहा है, बट बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो हम लोगों ने यही फॉर्मूले से ट्रीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आर्क और स्ट्रेट लाइन में बहुत अंतर नहीं है, तो हम लोग इसको ट्राइंगल में भी अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, जहाँ पे छोटे ट्राइंगल्स होता है। क्लियर है? यस यस सर। अब एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा? सर, एल इंटू डेल्टा एक्स सर। कितना होगा? क्या मैं कह एल सकता इंटू हूँ डी हाइट, हाइट इंटू थिकनेस? यस क्रॉस सर। सेक्शन व्यू में, क्रॉस सेक्शन व्यू में देखो ना, क्रॉस सेक्शन व्यू में तो हाइट कितनी है? एक्स थीटा, और थिकनेस कितनी है? dx, डी एक्स। dx। सिमिलरली अब इसको ही मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कंटिन्यूएशन में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप की बात करूं, क्या होगी? एरिया इंटू लेंथ। यस सर। तो एरिया कितना आया हमारा? x थीटा dx, और लेंथ तो हमें पता ही है l है, एल। यस। l है, ठीक है। अब इसका वेट की बात करूं, वेट ऑफ द स्ट्रिप, वेट ऑफ स्ट्रिप की अगर बात करी जाए तो कितना होगा? जो डेंसिटी होगी, रो वी जी सर। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। यस सर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप, तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम क्या होगा मेरा? एक्स थीटा dx इंटू एल, ठीक है। बात क्लियर है? यस। तो जैसे ही ये एक स्ट्रिप यहां पे थी, इधर की साइड है, सिमिलरली एक स्ट्रिप इधर की साइड भी तो होगी, यस सर। क्योंकि हम लोग बाइंड फोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पे कहा कि बाइंड फोर्स एक साइड इंक्रीज होगा तो दूसरी साइड डिक्रीज होगा बाइंड फोर्स, तो उसी लिए इधर भी तो एक स्ट्रिप की होगी ना, और उसका भी सेम वेट होगा। तो हम लोगों ने कहा कि दोनों स्ट्रिप का वेट सेम है, WR माइनस WL। तो आगे हमारा ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? सर आपने सर एरिया ऑफ स्ट्रिप सर कैसे लिया सर, ये समझ में नहीं आया सर मुझे। ये वाला एरिया ऑफ द स्ट्रिप, अब तुम यहां देखो, मैं एक सर्कल कर रहा हूं, एक मिनट रुको, इधर देखना, मैंने एक कलर किया है ऊपर, इसका एरिया बताओ कितना है? सर इसका वैसे इसका एरिया कितना होगा स्ट्रिप का? सर एल इंटू बी होता है सर, नॉर्मली जो लेते हैं सर हम लोग इसका। हाँ, एल इंटू बी मतलब थिकनेस, जो कि dx है, इंटू हाइट, ये हाइट है इसकी, हाँ सर। ये ना हाइट, हाइट जिसको मैंने x और x डैश माना, ओके सर। x डैश आया मेरा x थीटा, और थिकनेस है मेरा dx, तो x थीटा इंटू dx। ओके सर। ठीक है, तो एक जगह तो मेरा वेट डिक्रीज हो रहा है और एक जगह मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे मेरा एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो मोमेंट बाय ऑफ दिस कपल कितना हुआ? मोमेंट क्या होता है? कपल मोमेंट कितना देता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यस। और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? फोर्स कितनी है?
रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स, रो जी एक्स थीटा इंटू डी एक्स, एल भी तो था, एल एक्स थीटा डी एक्स एल, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, फोर्सेस के बीच में, ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 2x 2x और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है x, तो इंटू हो गया 2x। तो ये तो एक स्ट्रिप का मोमेंट था, तो कितना हो गया स्ट्रिप का मोमेंट, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रो जी थीटा डी एक्स एल। अगर मैं पूरा मोमेंट निकालना चाहूं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल मोमेंट कितना हुआ, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर रो जी थीटा डी एक्स इंटू एल। 2 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और थीटा। एल एल कांस्टेंट होगा। थीटा और एल, एल को अंदर ही रखा जान के हमने, बताता हूं क्यों, एल लॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, 2 रो जी थीटा। अब एक बताओ ये एल डी एक्स क्या है, यहां देखना, एल डॉट डी एक्स एरिया एरिया होगा सर। एरिया है जो हम लोगों ने ब्राउन पोर्शन से दिखाया है, यस सर। ये डी एक्स है, एरिया है ना yes sir ब्राउन ये पोर्शन से दिखाया है, yes sir इंटू डी ए। तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इस एरिया का मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट, एक मोमेंट हो गया डी ए इंटू एक्स, दूसरा मोमेंट हो गया डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ही तो हो गया ये, अगर ये वाई वाई एक्सिस है तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था ना तुम लोगों ने, आई वाई वाई क्या होता था, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर डॉट डी ए, और आई एक्स एक्स क्या होता है, सेकंड ऑफ मोमेंट, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इनटू डी ए। तो ये क्या है आई वाई वाई, तो क्या 2 रो जी थीटा आई वाई वाई, ये आ गया हमारा टोटल मोमेंट। अब ये मोमेंट किसके बराबर होगा, ये मोमेंट किसके बराबर होगा, जो वेट की वजह से जो हमारा चेंजेस आए डीएक्स में वो मोमेंट किसके बराबर होगा, वो मोमेंट होगा हमारा तुम्हारा बायएंड फोर्स, जो नीचे से जो मोमेंट हो रहा है। हमने क्या कहा था, बॉडी स्टेबल कब होती है, बॉडी स्टेबल तब होती है जब हमारा जो वेट की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो काउंटरएक्ट करे हमारा बायएंड फोर्स, बायएंड फोर्स। तो बायएंड फोर्स नीचे से अगर करेगा तो बायएंड फोर्स मोमेंट कितना दे रहा है, बायएंड फोर्स नीचे से काउंटर मोमेंट कितना लगा रहा है, ऊपर से हम लोगों ने जितना मोमेंट दिया या वेट के कारण जितना मोमेंट डिस्प्लेस हुआ उसको काउंटरएक्ट नीचे से कौन करेगा, बायएंड फोर्स, विच इज इक्वल बायएंड टू फोर्स एफ बी। तो हम लोग कह सकते हैं दिस मोमेंट इज इक्वल टू एफ बी इंटू बी बी डैश, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। सर एक बार और सर इसको। इस जो ये एक्सिस है इसके अबाउट मैंने मोमेंट निकाला कि हमने कितना मोमेंट दिया था, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला कि टोटल हमने कितना मोमेंट दिया था, ये निकल के आ गया हमारा टोटल मोमेंट, रो जी थीटा आई वाई वाई, इतना मोमेंट हमने दिया था। इसको काउंटरएक्ट कौन कर रहा है नीचे से, बायएंड फोर्स। अब नीचे से यस सर। बायएंड फोर्स कितना मोमेंट लगा रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है एफ बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बी बी डैश। यस नहीं क्लियर है तो बताओ मुझे दोबारा। ये कैपिटल बी बी डैश होगा ना सर। हाँ कैपिटल बी बी डैश, तो इसका जो मोमेंट होगा वो होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ बी इंटू बी बी डैश इज इक्वल टू 2 रो जी थीटा आई वाई वाई। क्लियर है या नहीं है, यस yes sir
सबको क्लियर है या नहीं है? मुझे पहले यहाँ तक क्लियर करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा करेंगे। कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, हम लोग दोबारा कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ जल्दी, छाया जल्दी बताओ। यस सर। ठीक सर। गणेश, निहाल, यस सर क्लियर है। बाद में फिर ये मत कहो कंफ्यूजन नहीं हो क्लियर, तो एक बार और पढ़ लेना घर जाके भी, मुझसे नेक्स्ट टाइम में पूछ लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो और पूछो क्वेश्चंस, ठीक है। एफ बी इंटू बी बी डैश। अब एफ बी क्या होता है मेरा? बाइंड फोर्स, रो जी जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, ये हमको पता ही है, इंटू बी बी डैश इज इक्वल टू 2 रो जी थीटा आई वाई वाई। अब मुझे बताओ एक चीज, क्या हम लोग इधर से देखो ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को देखा ना, बी बी डैश एम, समझ में आ रहा है ट्राइंगल कौन सा है? कैपिटल बी डैश और एम, फिगर में ट्राइंगल समझ में आ रहा है कौन सा है? यस सर यस सर। यस सर। तो Yes, जो sir. प्रॉपर्टी मैंने बताई उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बी एम थीटा इक्वल्स टू बी बी डैश? बी Yes, sir. एम, कैपिटल बी एम इंटू थीटा इक्वल्स टू बी बी डैश, अभी मैंने बताया ना आर थीटा एस। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल बी एम बी डैश इन ट्राइंगल कैपिटल बी बी डैश, we can say b dash is equals to bm into theta। तो पुट कर देता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में, रो जी वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इनटू bm थीटा इज इक्वल्स टू 2 रो जी थीटा आई वाई वाई। तो we can cancel out rho and g Theta. and theta is also cancel out, so we can say that bm equals to Iyy upon v। तो bm is equals to Iyy upon वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? Sir, 2 भी आएगा सर। कहाँ पे 2 कैंसिल आउट 2 2 आई आई वाई बाई। नहीं आएगा आई वाई वाई। एक्चुअली क्या है, यहां देखो, एक तो हमारा ये पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐड करके कैंसिल आउट करने वाला, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा मिलके हो जाएगा आई वाई वाई। ये सही नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। एक्चुअली एक तो इस स्ट्रिप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हम 2 स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं ना, 2 स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक तो ये वाली स्ट्रिप और एक ये वाली स्ट्रिप। सर सेंटर पार्ट से सर एक्स डिस्टेंस लिया गया है ना सर स्ट्रिप का। हाँ, सेंटर से हम लोगों ने x डिस्टेंस लिया है इधर इस स्ट्रिप का, तो एक तो इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Yes, sir, एक सेम इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना, 2 एरिया थे हमारे पास, 2 स्ट्रिप ली थी हम लोगों ने, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। छोटी सी मिस्टेक थी वहां पे, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो होती है gm, which is equals to bm minus bg। यहां देखो, bm में से अगर मैंने bg माइनस करा तो gm निकल के आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो आई वाई वाई अपॉन v बार माइनस bg इज इक्वल्स टू gm। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट।
ठीक है, समझ में आया? यस तो अगर अपने फॉर्मूले के हिसाब से हमने स्टेबिलिटी वाली कंडीशन के हिसाब से देखें, तो अगर जीएम की वैल्यू हम बोल रहे हैं कि बीएम माइनस बीजी होता है, तो अगर जीएम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ग्रेटर देन 0 कब होगी? व्हेन m इज अबव g। जब gm की वैल्यू लेस देन इक्वल्स 0 है तो हमारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब gm की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी तो हमारा होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सर बीजी सर कैसे पता करेंगे दूसरे फिगर्स में बीजी? बीजी कैसे पता करेंगे? देखो इसके नीचे बता देता हूँ मैं बीजी कैसे पता करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल एक फिगर है मेरे पास, फिगर में ये तो पता ही होगा ना मुझे कि उसकी लेंथ और हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबोइडल पार्ट है, तो इसकी लेंथ कितनी है? तो फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, और इसकी यहाँ पे लेंथ है इसकी 4 मीटर, डेप्थ है इसकी 4 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में ये जरूर गिवन होगा कि वो उसका कितना पार्ट वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। तो अगर सपोज करो इसका 3 मीटर वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, टोटल 3 मीटर इसका वाटर के अंदर सबमर्ज है, तो मुझे पता है जी कहाँ पे होगा। जी कहाँ पे होगा? टॉप से लेके 1.5 पे। जी अच्छा सर वो 2। पूरी बॉडी का जी कहाँ पे होगा? टॉप से लेके 2 मीटर पे। यस सर 2 मीटर। 2 मीटर पे जी हो, कैपिटल जी। बट अगर मुझे सेंटर ऑफ बायंसी की बात करना है, तो सेंटर ऑफ बायंसी मुझे पता है क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है, यहाँ पे की हाइट कितनी है? सिर्फ 3 मीटर। 3 तो मीटर। मतलब बी जो होगा वो यहाँ से 3 मीटर पे होगा। 3 का हाफ 1.5 मीटर पे, सॉरी 1.5 पे होगा। 1.5 मीटर पे। तो यहाँ पे बी ऐड करेगा। तो अगर मैं टॉप से बात करूं तो यहाँ इसमें 1 मीटर और ऐड कर देंगे, 1 मीटर और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बी फ्रॉम टॉप लूं, टॉप से अगर बी की डिस्टेंस देखूं तो 2.5 कितनी मीटर। हुई? 2.5 मीटर, 2.5 2.5। एंड जी फ्रॉम टॉप देखूं तो कितना है? 2 मीटर। टॉप 1 2 मीटर, 2 2 मीटर। तो अगर मैं 2.5 माइनस 2 कर दूं तो यस सर बीजी आ 0.5 जाएगा। वाला डिस्टेंस। यस सर। बीजी आ जाएगा 0.5 सर। 2.5 माइनस 2, तो 0.5 मेरा बीजी आ गया मीटर। तो ऐसे हम लोग बीजी फाइंड कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग कुछ। ठीक है, ओके सर। एक बार देख लो डेरिवेशन आराम से, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने फ्रेश पढ़ा है तो अभी समझने में कुछ कंफ्यूजन होगा तो समझने में आसानी होगी। कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ पे मुझसे पूछ लेना एक बार। मैं एक एक करके 1-1 मिनट दूंगा हर स्लाइड पे। पहले 1 मिनट इस वाली स्लाइड पे दे रहा हूँ, आराम से देखो। सही है सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले पेट में? सब कुछ और टाइम चाहिए तो पढ़ना है, हो गया? यस सर क्लियर है। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर। यहाँ देख लो इस वाले लाइन में।
सर ये 2 कैसे कट हो गया सर? 2 कैसे कट हो गया? 2 ऐसे कट हो गया क्योंकि हमने पहले नहीं कटा था। यहाँ पे देखो, अलग से बताऊं एक बार 2 के बारे में, कैसे हम लोगों ने लिया है। ये सर। यस सर। स्लाइड डाल देना पड़ेगी। देखो, हमने ये फिगर ली थी, ठीक है, और हमने इसी फिगर का रेफरेंस लेके हमने टोटल मोमेंट निकाला, जिसमें हमने यहां पे एक स्ट्रिप ली थी और जिसमें हमने यहां एक स्ट्रिप ली थी। तो हम लोगों ने इन दोनों स्ट्रिप्स की वजह से जो दोनों मोमेंट थे उन दोनों को ही इंटीग्रेट करके हमने टोटल पूरे फिगर में मोमेंट निकाला। मतलब टोटल इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक हुआ? फ्रॉम सेंटर टू दिस पार्ट। यहां पे भी फ्रॉम सेंटर टू दिस पार्ट। तो ये हमारा टोटल इंटीग्रेशन हुआ था। हमने ये जो डिस्टेंस ली थी ये एक्स डिस्टेंस पे ली थी हमने, दोनों स्ट्रिप्स। यहां तक तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अगर Yes, मुझे sir. टोटल मोमेंट, अगर मुझे इस स्ट्रिप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल क्या होगा मेरा? इनमें से एक स्ट्रिप का 1 और 2 की बात करता हूं, तो स्ट्रिप 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? F I1 into X. 1 क्या होगा? F इंटू एक्स क्यों होगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी होगा ना। स्ट्रिप 1 का एरिया DA और उनके Yes. बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? Yes. होगा या नहीं होगा? आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेकंड, आपने वैसे मैकेनिक्स में पढ़ लिया होगा, मैं बता नहीं तो बता भी देता हूँ। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो अगर इसका, इस जो स्ट्रिप 1 है इसका एरिया अगर DA है, तो सेंटर के अबाउट इसका फर्स्ट मोमेंट क्या होगा? DA इंटू एक्स। और सेकंड मोमेंट क्या होगा? उस मोमेंट का एक और मोमेंट, मतलब x इंटू DA इंटू एक्स। x इंटू डी ए फर्स्ट मोमेंट हुआ और इसमें मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड मोमेंट हो गया, तो x स्क्वायर डी ए हो गया ना। तो ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्ट्रिप 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पॉइंट हो गया x स्क्वायर डी ए। क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस सर। स्ट्रिप 2 का भी हो गया x स्क्वायर डी ए। हाँ सर, बस हो गया। बैठी बैठी 2 मिनट हो गई बस, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रिप 2 का जो मोमेंट हो गया सेंटर के अबाउट वो भी x स्क्वायर डी हो गया। टोटल मोमेंट कितना हो गया दोनों स्ट्रिप्स का मिला के? 2x स्क्वायर डी ए। हुआ? हुआ या नहीं हुआ? यस अगर सर। मुझे sir. पूरे Yes, sir. पूरे पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो 2x स्क्वायर डी ए इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, पूरी बॉडी का। तो आई वाई वाई क्या है? मेरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ठीक है? ओके सर। क्लियर है? Yes, sir. तो ये Yes, वाली sir. स्लाइड में सब, इस वाली स्लाइड में सब कुछ क्लियर है ना? Yes, sir. सर ये 2 Yes, sir. सर कैसे कट हुआ फिर? कट कहाँ हुआ मैं बता तो रहा हूँ। यहाँ मैंने 2x लिख दिया था, यहाँ पे जब 2 लिखा नहीं जाना था गलती से 2 लिख दिया था यहाँ पे मैंने। यहाँ पे 2 है ही नहीं। डिलीट कर दूं इसको? नो, डिलीट कर दो, पता डिलीट भी नहीं हो रहा था यहाँ। ये डिलीट नहीं हो रहा, नहीं तो मैं डिलीट कर ही देता अभी। ठीक है, ये 2 है ही नहीं, कैंसिल नहीं हो। क्या प्रॉब्लम है आसिफ, बताओ क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है? सर एक्चुअली जब सर टोटल मोमेंट जब हमने लिया सर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर करके सर, तो फिर वहां से भी नहीं होगा 2 सर। नहीं तो यहां से हट गया ना 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसको मैंने लिख लिया आई वाई वाई। यहां लिख देता हूं, आई वाई वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर dx। ओके, तुम यहाँ पे डी ए आना था, ये बोल रहे हो क्या? ये बोल रहे हो?
ठीक है सर। तो इस पोर्शन को आई वाई वाई, इसको 2x² dA को मैंने आई वाई वाई लिख दिया, तो 2 तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, 2 को हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था आगे तक, वो एक मिस्टेक थी, उसको हमने बाद में ठीक कर लिया अपनी मिस्टेक। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, बाकी तो सब क्लियर ही है। ठीक है, एक बार घर पे जाके देखना, क्लियर हो जाएगा। कोई इशू हो, कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे को हमारा दूसरा रेमेडियल होगा एक, हम लोग वेडनेसडे को बता देंगे आपको। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।